फिल्म न्यूयॉर्क शहर में शुरू होती है, जहां हम मिलेनियम बिल्डिंग नामक एक गगनचुंबी इमारत देखते हैं। वहां दो विकृत सुरक्षा गार्ड एक अन्य इमारत में हुकर्स की जासूसी करने के लिए एक दूरबीन का उपयोग कर रहे हैं। जब उनके मालिक उन्हें बुलाते हैं तो वे लिफ्ट की ओर जाते हैं। उनमें से एक शौचालय में जाता है, जबकि उसका सहयोगी बाहर इंतजार करता है। इस समय आदमी लिफ्ट को अजीब व्यवहार करते हुए देखता है और उसकी फ्लैशलाइट दरवाजों के बीच कुचल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह यह समझ पाता कि क्या हुआ, उसका सहयोगी शौचालय से लौटता है और वे दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। अगली सुबह हम दो मैकेनिक मार्क और जेफ से मिलते हैं, जो एक लिफ्ट कंपनी में काम करते हैं। मार्क शिकायत करता है कि उसकी नौकरी उबाऊ है, लेकिन एक नाराज जेफ उसे बताता है कि उसके पास जो है उसकी सराहना करें। यह पता चला है कि जेफ ने उसके लिए इस नई नौकरी की व्यवस्था की थी, इसलिए वह अपने दोस्त से विनती करता है कि वह उसे फिर से निराश न करे। मिलेनियम बिल्डिंग में गर्भवती महिलाओं का एक समूह अपने सामान्य व्यायाम सत्र के बाद लिफ्ट में प्रवेश करता है। हालांकि उन्हें उनके निर्धारित तल पर ले जाने के बजाय यह तेजी से नीचे उतरने लगता है। डरी हुई महिलाओं में से एक खुले बटन को दबाती है, लेकिन यह काम नहीं करता है। जब उन्हें पता चलता है कि वे फंस गए हैं तो वे घबरा जाते हैं और मदद के लिए कॉल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि दो महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है। इस बीच लिफ्ट के बाहर भवन अधिकारी स्थिति से अवगत हो जाते हैं। दो श्रमिकों को बुलाया जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। एक सुरक्षा गार्ड बहुत चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्भवती पत्नी अंदर है। वह एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़ता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अंत में दरवाजा खुद खुलता है और गार्ड यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि दो महिलाओं ने अंदर बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद दृश्य बदलकर मार्क और जेफ के नाश्ते के लिए एक भोजनालय में पहुंचने की ओर जाता है। वे खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जेफ को अचानक मिलेनियम बिल्डिंग में खराब लिफ्ट के बारे में फोन आता है। यह जोड़ी को अपना नाश्ता छोड़ने और उस स्थान पर भागने के लिए मजबूर करता है। कहीं और हम जेनिफर नाम की एक युवा पत्रकार से मिलते हैं, जिसे उसके मालिक के कार्यालय में बुलाया जाता है। वह उसे मिलेनियम बिल्डिंग की लिफ्ट में खराबी से जुड़ी घटनाओं के बारे में सूचित करता है। फिर वह उसे तुरंत वहां जाने और अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने कहानी को कवर करने का आदेश देता है। कुछ ही समय बाद जेनिफर इमारत में आती है और देखती है कि कई महिलाओं को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। वह उनका साक्षात्कार करने का प्रयास करती है, लेकिन चिकित्सा कर्मचारी उन्हें दूर ले जाते हैं। इस बीच मार्क और जेफ भी इमारत में आते हैं और एक भवन कर्मचारी से मिलते हैं। पहले की घटना को समझाते हुए वह व्यक्ति उन्हें इंजन रूम में ले जाता है। वह जेफ के पूर्व सहयोगी कोवल्स्की के बारे में भी बात करता है, जिसने अकल्पनीय कार्य किया था। लेकिन यह केवल जेफ को परेशान करता है और वह लड़के को जाने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों काम पर जाते हैं और इंजन रूम में हर मशीनरी की जांच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन घंटों के निरीक्षण के बाद भी वे कुछ भी गलत नहीं पाते हैं। इमारत में कहीं एक अंधा आदमी और उसका कुत्ता एक सैलून से निकलते हुए दिखाई देते हैं। वह एक लिफ्ट में चढ़ता है, लेकिन जल्दी से महसूस करता है कि बटन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यह उसे जाने और इसके बजाय एक और लिफ्ट लेने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं कि एक विशाल रसातल के अलावा कदम रखने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका कुत्ता उसे चेतावनी देने के लिए कई बार भौंकता है, लेकिन वह आदमी समझ नहीं पाता। दुखद रूप से वह अपने कुत्ते को अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट के शाफ्ट में गिर जाता है। शाम को मार्क अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता है। कल रात दंपति के बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए वह माफी मांगने के लिए उसके फूल लेकर आया है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह उसे दूसरे आदमी के साथ सोते हुए पाता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। इस बीच मिलेनियम बिल्डिंग में दो सुरक्षा गार्डों को सूचित किया जाता है कि लिफ्ट फिर से अजीब व्यवहार कर रहे हैं। जांच करने पर उन्हें एक लिफ्ट का दरवाजा मिलता है जो अपने आप खुलता और बंद हो जाता है। एक गार्ड अंदर देखता है और कुत्ते को रस्सी से लटकते हुए पाता है। इससे पहले कि वह स्थिति की सूचना देता, दरवाजा अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है, जिससे उसका सिर उनके बीच फंस जाता है। वह अपने साथी से कुछ करने का आग्रह करता है, लेकिन लिफ्ट उतरने लगती है। नतीजतन उसका बेरहमी से सिर काट दिया जाता है, जिससे उसका साथी भयभीत हो जाता है। इसके बाद मार्क इमारत में लौटता है और जेनिफर बाथरूम में उसका पीछा करती है। वह अपनी खबर के लिए लिफ्ट के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन मार्क उसे यह दावा करते हुए खारिज कर देता है कि सब कुछ ठीक है। जब वह जोर देती है तो वह व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करता है कि लिफ्ट लोगों को मारने का आनंद लेती है और उनमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक 10 लोगों में से एक की मृत्यु हो सकती है। जेनिफर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है और उसका पीछा करना जारी रखती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे रोकते हैं।
बाद में जेफ और मार्क इमारत के प्रबंधक मिलिगन और अन्य अधिकारियों से मिलते हैं। वे निरीक्षण के बारे में पूछताछ करते हैं और जेफ बताते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से जांच की लेकिन कोई त्रुटि नहीं पाई। मार्क तब सुझाव देते हैं कि वे कुछ दिनों के लिए लिफ्ट को बंद कर दें ताकि वे आगे की जांच कर सकें। हालांकि मिलिगन का दावा है कि यह संभव नहीं है क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। जेफ भी उससे सहमत होता है और उन्हें आश्वासन देता है कि लिफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली सुबह जब मार्क काम पर आता है तो वह यह जानकर हैरान रह जाता है कि जेनिफर ने अखबार में उसका चेहरा प्रकाशित कर दिया है। उन्होंने उनके बयान के बारे में भी लिखा है कि लिफ्ट खतरनाक होते हैं। उसके मालिक मिशेल उसे अपने कार्यालय में बुलाता है और उसके बयान के बारे में उससे पूछताछ करता है। मार्क माफी मांगते हुए दावा करता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसके बारे में लिखेगी। हालांकि मिशेल ने खुलासा किया कि खबर के कारण पुलिस अब मार्क को एक संदिग्ध के रूप में देख रही है। बाद में मार्क ने जेफ को लैब कोट पहने एक व्यक्ति के साथ बहस करते हुए देखा। अपने सहकर्मी से पूछने पर उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति डॉक्टर स्टीनबर्ग है जो उनके लिफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को डिजाइन करता है। मार्क तब जेफ के पूर्व सहयोगी कोवल्स्की के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि उसने खुद को और अपनी कार को आग लगाकर अकल्पनीय कार्य किया है। इस बीच हम दो लोगों को मिलेनियम बिल्डिंग के गैराज में स्केटबोर्डिंग करते हुए देखते हैं। कुछ ही समय बाद उनमें से एक कार से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। वह थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठ जाता है लेकिन अचानक उसके पीछे का लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और उसे अंदर चूस लेता है। इसके बाद वह उसे 86वीं मंजिल पर ले जाता है जहां से उसे इमारत से बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद मार्क टीवी पर खबर देखता है और पता चलता है कि पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया है। वह जांच करने के लिए इमारत की ओर दौड़ता है लेकिन पहरेदार उसे अंदर जाने देने से इनकार कर देते हैं। इस समय वह पत्रकारों के बीच जेनिफर को देखता है और जल्दी से उसके पास जाता है। वह उसके बारे में लिखने के लिए माफी मांगती है, यह कहते हुए कि उसके पास अपनी कहानी के लिए और कुछ नहीं था। मार्क इस बार उसे माफ कर देता है लेकिन उसे अपने पेपर में फिर से उसका उल्लेख नहीं करने के लिए कहता है। शाम को जेनिफर मार्क से उसके घर अचानक मिलने जाती है। वह उसे स्केटर की मौत का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जो बहुत अजीब है। जेनिफर बताती है कि आमतौर पर लिफ्ट को 86 मंजिलों पर चढ़ने में लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट का समय लगता है। हालांकि वीडियो में लिफ्ट 2 सेकंड से भी कम समय में उन मंजिलों तक पहुंच जाती है। मार्क जानकारी से हैरान है और यह समझने के लिए संघर्ष करता है कि क्या हो रहा है। फिर वे जेफ से मिलने जाते हैं और उसे वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह किसी और चीज में व्यस्त लगता है। वह उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहीं चला जाता है। बाद में एक रेस्तरां में मार्क जेनिफर को बताता है कि लिफ्ट के विभिन्न हिस्से कैसे काम करते हैं। वह स्टीनबर्ग के बारे में भी बात करते हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के लिए लिफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को डिजाइन किया था। फिर दोनों जेनिफर के कार्यालय जाते हैं और स्टीनबर्ग पर कुछ शोध करते हैं। उन्हें पता चला कि उनका पहला नाम गुंथर है और उन्होंने एक बार डॉल्फिन के दिमाग का उपयोग करके कंप्यूटर चिप्स को व्यवस्थित रूप से पुनः पेश करने का प्रयोग किया था। हालांकि परियोजना बुरी तरह से गलत हो गई और स्टीनबर्ग को निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने लिफ्ट कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में बहुत अनुभव था। उस पर यह सब जानकर जेनिफर आश्वस्त हो जाती है कि स्टीनबर्ग रहस्यमय मौतों में शामिल है। अगली सुबह मिलिगन इमारत के चारों ओर घूम रहा है जब उसे एक लिफ्ट शाफ्ट में जेफ का शव मिलता है। जब जेनिफर और मार्क आते हैं तो वे यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि पुलिस ने एक बार फिर इसे आत्महत्या करार दिया है। इसके अलावा इमारत के अधिकारी जेफ को एक आतंकवादी के रूप में लेबल करते हैं और जनता को सूचित करते हैं कि खतरा समाप्त हो गया है। मार्क को विश्वास नहीं होता कि उसका दोस्त ऐसा कर सकता है, इसलिए वह और जेनिफर सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़े। दोपहर में दोनों कोवल्स्की के घर जाने का फैसला करते हैं जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। वहां वे उसकी विधवा से मिलते हैं जो बताती है कि उसके पति की मृत्यु कार दुर्घटना में नहीं हुई थी। वह बताती है कि उसकी हत्या एक लिफ्ट शाफ्ट में की गई थी क्योंकि वह कुछ ऐसा जानता था जिसे वह नहीं जानता था। महिला के अनुसार उसके पति की आत्मा अभी भी लिफ्ट को परेशान करती है और यही कारण है कि लोग लगातार मर रहे हैं। इमारत में वापस हम लोगों के एक समूह को लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखते हैं। जब लिफ्ट तेजी से चलने लगती है तो चीजें फिर से गलत होने लगती हैं। कोई जल्दी से आपातकालीन बटन दबाता है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करता है। यह हर किसी को घबराहट की स्थिति में भेजता है और एक बच्चा अपनी पैंट को भी चीरता है। मामले को और खराब करने के लिए फर्श अचानक विभाजित हो जाते हैं जिससे लोग गड्ढे में गिर जाते हैं और मर जाते हैं।
लिफ्ट तब तक तेजी से चलती रहती है जब तक कि यह अंततः इमारत की छत को तोड़ नहीं देती। घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी कर इसे आतंकवादी कृत्य बताया। इसके बाद किसी को भी प्रवेश करने से रोकने के लिए एक स्वाट दल को इमारत में तैनात किया जाता है। इस बीच मिचेल स्टीनबर्ग से मिलता है और हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराता है। उत्तरार्थ का दावा है कि यह केवल एक मामूली झटका है, बल्कि उसकी भव्य योजनाओं में जो मानवता को बदल देगा। मिचेल इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और उससे जल्द समाधान खोजने का आग्रह करता है। हालांकि स्टाइनबर्ग का कहना है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं और उनके नियंत्रण से बाहर हैं। शाम को जेनिफर एक वैन में इमारत में आती है, जबकि मार्क पीछे की सीट पर छिप जाता है। वह दावा करती है कि वह लिफ्ट कंपनी से है, लेकिन गार्ड उसे वैन का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जेनिफर अनिच्छा से बाध्य हो जाती है और दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे अपने सहकर्मी का फोन आता है, जिसे उसने स्टीनबर्ग की जांच करने के लिए कहा था। उन्होंने खुलासा किया कि स्टीनबर्ग को बर्खास्त किए जाने के बाद भी उन्होंने बायोचिप पर काम करना जारी रखा, हालांकि डॉल्फिन के दिमाग के साथ नहीं बल्कि कुछ और के साथ। वह जेनिफर को सतर्क रहने की सलाह देता है और फोन काट देता है। फोन करते हैं। इस दौरान मार्क वैन से बाहर निकलने और मिलेनियम बिल्डिंग में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है। अगले दृश्य में पुलिस को पता चलता है कि जेनिफर को लिफ्ट कंपनी द्वारा नहीं भेजा गया था, इसलिए उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरी ओर मार्क एक लिफ्ट शाफ्ट में एक विशाल मस्तिष्क के आकार में एक बड़ी बायोचिप की खोज करता है। यह पता चला है कि यह अंग अभी भी जीवित है और लिफ्ट को नियंत्रित करता है। वह एक पेचकश से इसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन विफल हो जाता है जब एक जलती हुई लिफ्ट उसकी ओर उतरती है। मार्क मुश्किल से बच निकलता है, जबकि लिफ्ट एक स्वाट अधिकारी को मार देती है जो अभी शाफ्ट से बाहर निकल रहा था। मार्क तब अधिकारी के मिसाइल लॉन्चर का पता लगाता है और अंग को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन स्टीनबर्ग आता है और हस्तक्षेप करता है। वह मार्क पर बंदूक तानता है और उसे अपनी रचना को नष्ट न करने के लिए कहता है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और स्टीनबर्ग मार्क को लगभग लात मार देता है, लेकिन जेनिफर समय पर आती है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। इस समय स्वाट दल सामने आता है और सभी को अपने हथियार छोड़ने का आदेश देता है। स्टाइनबर्ग एक बार फिर जेनिफर को बंधक बनाने का अवसर प्राप्त करता है, लेकिन वह मुक्त होने में कामयाब हो जाती है। कुछ ही क्षणों बाद खलनायक पर उसकी ही रचना द्वारा हमला किया जाता है और वह मार्क के साथ अंदर घुस जाता है। लेकिन जेनिफर मिसाइल लॉन्चर को मार्क को समय पर पास करने में कामयाब हो जाती है। फिर वह लॉन्चर को पकड़ता है और अंग पर गोली चलाता है, अंत में उसे नष्ट कर देता है। विस्फोट का बल उसे बाहर धकेल देता है, जबकि स्टाइनबर्ग की क्षत विक्षत लाश कुछ सेकंड बाद गिरती है। इसके बाद दृश्य कई दिनों बाद में बदल जाता है, जहां मार्क को ठीक होने के बाद अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। जेनिफर उसे लेने आती है और जैसे ही वे जाते हैं, वे एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। वह घबराने लगती है, यह सोचकर कि दानव फिर से वापस आ गया है। लेकिन मार्क अचानक हंसने लगता है, यह खुलासा करते हुए कि यह सिर्फ एक शरारत थी। फिल्म का अंत तब होता है जब वह उसे करीब खींचता है और उसे चूमता है।